कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सो लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो पॉवर्टी है वो वर्ल्ड लेवल पे डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ये जो डिक्लाइन है पॉवर्टी में वो काफी तेजी से हुआ है, वहीं कुछ दूसरे देशों में उतनी तेजी से नहीं देखा गया, बट ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। अब इस वीडियो में हम पॉवर्टी के कॉजेज की बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से गरीबी आती है। There were a number of causes for the widespread poverty in India. अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी हुई या इतने ज्यादा लेवल पे बढ़ी। One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. तो पहला रीजन अगर हम बात करें कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों आई, तो वो ये है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मतलब कि जो एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह है वो सारी चीजें उस टाइम पे नहीं आई थी। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी खराब कर दिया था। उस वजह से भी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। The policies of colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textile. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे गरीबी आने का रीजन कैसे रहा, तो वही जो फर्स्ट पॉइंट है उसको एक्सटेंड किया गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज वगैरह कुछ इस तरीके की थी जिनकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं वो एकदम खराब हो गए। पहले एंशियंट टाइम में या जो ब्रिटिशर्स से पहले का टाइम है, उस टाइम पे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे, इंडिया का जो टेक्सटाइल थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे और बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होती थे इंडिया से। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो हैंडीक्राफ्ट है वो दूसरे दूसरे देशों में जाता था और उससे इंडियंस जो है उनके पास बहुत पैसा आता था और लोगों की जो कंडीशन है वो अच्छी थी, लोग इतने गरीब नहीं थे। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी जो पूरी पॉलिसीज थी, उन्होंने मशीन मेड क्लोथ्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद के और उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल को, और रॉ मटेरियल से कपड़ा बना के, मशीनों की मदद से कपड़ा बना के उन्होंने फिर हमें इंडिया में ही बेचा। तो उस वजह से क्या हुआ कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई और धीरे धीरे करके वो एक तरीके से मार्केट से एलिमिनेट होने लग गए। तो ये जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उनकी वजह से हमारे इंडिया में जो टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज हैं वो और बड़े लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। तो ये जो लो रेट है ग्रोथ का, मतलब बहुत ही स्लो रेट से जो हमारे देश में ग्रोथ हो रही थी वो 1980s तक चलती रही। मतलब भले ही हम आजाद 1945 में हो गए थे, बट बहुत जल्दी ग्रोथ हमने नहीं अटेन की। जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो रही 1980s तक भी। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। अब लो ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है इसका मतलब ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही, बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है देश में, बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। कोई जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो नहीं डेवलप नहीं हो रही हैं, नई कोई नए जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट ज्यादा नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी कम थी। लो ग्रोथ रेट मतलब यही है कि इसके साथ लो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाएगी। और जब बहुत कम लोगों को जॉब मिलेगी तो उससे जो पैसा है वो भी बहुत कम लोग कमाएंगे। मतलब कि जो लोग जॉब करेंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा उसके रिटर्न में। जो लोग जॉब जिनको जॉब मिल ही नहीं रही है तो उनके हाथ में पैसा ही नहीं होगा। तो जो लो ग्रोथ रेट है उसकी वजह से क्या हुआ, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं। उस लेस जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से क्या हो रहा है, लो इनकम है। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इन सब के साथ लो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या हो रहा था, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ था। मतलब एक तरीके से लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो पैसा चाहिए वो लोगों के पास नहीं था। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। अब दो चीज मिल गई, पहला लो इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। पर कैपिटा इनकम मतलब कि पॉपुलेशन के एक बंदे के पास कितना पैसा होगा, एक मतलब अगर हम जितना भी देश में पैसा कमाया जा रहा है, अगर उनको
देश की पॉपुलेशन में बांट दिया जाए तो 1% के हिस्से में कितना पैसा आएगा, तो वो है पर कैपिटा इनकम। अब जब लोग बहुत कम कमा रहे हैं, मान लो कि जो इनकम है वो 100 हो रही है, अब पहले पॉपुलेशन थी 50, तो सब लोगों के हिस्से में 2-2 रुपए आ जाते थे, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई इस केस में 2 रुपए। वहीं मान लो पॉपुलेशन बढ़ के 100 हो गई, अभी जो इनकम है वो कांस्टेंट है, इनकम अभी भी 100 रुपए ही है, बट पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन कितनी है, वो 100 पॉपुलेशन हो गई, पहले 50 थी अब 100 लोग हो गए। तो अब अगर हम ये जो 100 रुपए की इनकम है इसे हम इन 100 लोगों में बांटेंगे तो कितना आएगा, एक इंसान के हक में अब 1 रुपए आएगा। तो इस तरीके से जो पर कैपिटा इनकम है, पहले 2 थी अब वो घट के, पहले ये 2 थी अब वो घट के कितनी हो गई, 1 रुपए। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से और ये जो ग्रोथ है इसके लो होने से क्या हो रहा है कि 1% के हिस्से में जितने पैसा आना चाहिए जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो हो गई। The failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty. अब हम दोनों ही फ्रंट पे फेल हो गए। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रंट पे कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रही हमारे देश में, या हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में असमर्थ रहे। उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने क्या किया, हमारे देश में जो पॉवर्टी की साइकिल है उसको एक तरीके से शुरू कर दिया। और मतलब अगर पर्सन गरीब है तो उसके बच्चे भी गरीब रहेंगे, फिर उस जो वो बच्चे हैं उनके भी बच्चे गरीब रहेंगे, फिर उनके बच्चे गरीब रहेंगे, तो मतलब एक तरीके से साइकिल सी बन गई। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया उस गरीबी से बाहर आना। With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector. अब green revolution जो हुआ था उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट हुई। मतलब जैसे हम कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब HYV सीड्स का इस्तेमाल, जो पेस्टिसाइड्स है उनका इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, बड़ी बड़ी मशीन्स जो है उनका इस्तेमाल, तो इन सब की वजह से क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, अगर अब हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो कोई कंपनी ऐसी होगी जो कि केमिकल फर्टिलाइजर को बनाएगी और उस कंपनी में काम करने के लिए लोगों को हायर किया जाएगा। तो एक तरीके से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई कि वो उस फर्टिलाइजर वाली कंपनी में काम कर सके। इसके साथ साथ जब नई नई मशीनरी बनेंगी, ट्रैक्टर वगैरह बनेंगे, तो उन मशीनों में जो कंपनीज है वहां की उनमें काम करने के लिए लोग आएंगे, साथ ही साथ उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी लोग जो है वो आएंगे, वो भी जॉब अपॉर्चुनिटी खुलेगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। बट ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का असर है, उसका जो इफेक्ट है वो देश के कुछ ही हिस्सों पे पड़ा, मतलब कि पूरे इंडिया पे ग्रीन रेवोल्यूशन का असर नहीं हो पाया। तो इसका मतलब पूरे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाई एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिर्फ उन्हीं हिस्सों में जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से असर किया वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई अपॉर्चुनिटीज आई। The industries both in the public and the private sector did provide some jobs. अब जो इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, इन इंडस्ट्रीज ने कुछ ना कुछ जॉब जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराई। मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं कराई, बट थोड़ी बहुत जॉब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर प्रोवाइड कराते रहे। बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द वर्कर्स। पर ये जो जॉब थी, जो ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करा रही थी, एक तरीके से पब्लिक और प्राइवेट जो कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज वो जो कि गवर्नमेंट चला रही है, और प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज वो जो कि कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे चला रही है। तो दोनों ही केसेस में जॉब तो थी, बट जॉब इतनी क्रिएट नहीं हो रही थी कि वो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर सके, सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. अब लोग जो है वो अपने गांव से निकल निकल के जॉब की तलाश में शहरों में आए। अब शहरों में भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो लोग क्या करने लगे, अब रिक्शा पुलर बन गए, मतलब जो रिक्शा चलाने वाले काम है वो करने लग गए। वो वेंडर्स बन गए जो अ, एक गली से दूसरी जगह पे जाके चीजों को बेचते हैं, वो वेंडर्स बन गए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करने लग गए, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग जॉब्स जो है वो करने की कोशिश की। विद irregular small incomes, these people could not afford expensive housing. अब ये जितने भी काम है, चाहे रिक्शा पुलर के हो, वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, अब ये वो सारे काम है जिनमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। ये सारे ऐसे काम है जिनमें जॉब इरेगुलर है, आज काम मिला कल पता नहीं कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा।
इस सब की वजह से ये जो लोग हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पाए, मतलब कि एक जैसे ज्यादा पैसे वाले घर या ज्यादा पैसे वाली जो लाइफ है या अपनी बेसिक नीड्स को ये सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए. They started living in slums on the outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomenon, also became the features of the urban sector. अब हुआ क्या, क्योंकि जो हाउसिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई और इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये बहुत मतलब किसी मकान को खरीद सके या रेंट पे भी रह सके. रेंट भी इन लोगों के लिए ज़्यादा है. तो ऐसे केस में ये जो लोग हैं इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो शहर है, सिटी है, उसके आसपास, उसके जो आउटस्कर्ट्स है, उसके एंड वाले ऐसे इलाके पे, यहाँ पे वो स्लम्स बना के रहने लग गए. अब स्लम्स जो हैं उनमें हमें पता है कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहती है, कंजस्टेड हाउसेस रहते हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहती है और वहां पे कंडीशन ऐसी रहती है कि हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं हो पाती. तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, गरीबी, पॉवर्टी, जो कि लार्जली रूरल फिनोमेना माना जाता है, मतलब पॉवर्टी को नॉर्मली क्या माना जाता है, उसे गांव वाले इलाके से एसोसिएट करके देखा जाता है. बट ये जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे करके एक अर्बन फिनोमेना बन गया. कैसे बना वो अभी हमने इस पूरे पैराग्राफ में देखा. हुआ क्या कि धीरे धीरे करके लोग जो थे, जो गांव वाले सेक्टर थे, मतलब गांव में जो लोग रह रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं थी. हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अब बाहर निकल रहे थे. जो पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में थे, अब वो उस काम को छोड़ के वो अब गांव से बाहर निकल रहे थे और शहरों में काम ढूंढने जा रहे थे. इसके साथ साथ अभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की कि कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का असर नहीं हुआ और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज आनी थी वो नहीं मिली. तो लोग जो है वो काम की तलाश में शहरों में जाने लग गए, गांव से निकल निकल के. तो धीरे धीरे करके जब वो गांव से निकल के शहर में गए और शहर में उन्होंने देखा कि भाई जॉब मिल ही नहीं रही, वहां पे जो इंडस्ट्रीज है, वहां पे जो कंपनीज हैं, वो सब लोगों को जॉब नहीं दे पा रही हैं. तो ऐसे लोग जो अपने गांव से निकल के तो आए थे शहर में, बट उन्हें जॉब नहीं मिली. उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे करके जो लो इनकम वाले काम है वो करना शुरू कर दिया. जैसे कि रिक्शा चलाना हो गया, किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह काम करना शुरू कर दिया. तो ये सारे कामों में क्या है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है. इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो पैसा नहीं मिल रहा है उन्हें, तो बहुत अच्छी हाउसिंग में फैसिलिटीज जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाए, बहुत अच्छे घर में नहीं रह पाए, कोई मकान नहीं खरीद पाए, रेंट पे नहीं ले पाए. धीरे धीरे करके इन लोगों ने क्या किया, स्लम एरियाज में रहना उन्होंने शुरू कर दिया. ऐसे ही शहर के जो आउटस्कर्ट्स है, उनका जो पेरिफेरीज है, उन सब में उन्होंने ऐसी झुग्गी झोपड़ी ये सब डाल के रहना शुरू कर दिया, क्योंकि हाउस अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते. और वो जो कंडीशन है वो और ज्यादा गरीबी को बढ़ाती है वहां पे. जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई सैनिटेशन की दिक्कत होती है वहां पे, लोग जो है उनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है और वहां पे लोग रह रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं. तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए या उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा खर्च कर पाए. और ये सब क्या हो गया, अब ये सब सिटी में हो रहा है. तो नॉर्मली जो कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको गांव वाले इलाके से जोड़कर देखा जाता था कि गांव में जो लोग हैं वो थोड़े गरीब रहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है. तो नॉर्मली गरीबी को गांव वाले इलाके से जोड़ के देखा जाता था. बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो गांव वाला फिनोमेना है वो अब अर्बन एरियाज में भी आने लग गया. अब वो एक अर्बन फिनोमेना भी बनने लग गया. अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बिन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज. अब दूसरा अगर हम बात करें, पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन रेट, इनका कॉम्बिनेशन हुआ. ठीक है. दूसरा क्या हुआ कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है. मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब जिनके पास 80% वेल्थ है, वहीं जो दूसरे लोग हैं उनके पास 20% वेल्थ है. मतलब कि देश की जो पॉपुलेशन है, मान लो वो 100 लोग हैं और देश के पास इस देश में जो रुपए हैं वो भी 100 ही हैं. हो क्या रहा है, इन 100 लोगों में से, इन 100% में से 20 ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 100 रुपीज में से, ठीक है, तो 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं, 20% ऐसे हैं जिनके पास 80 रुपए हैं. वहीं इन 100 लोगों में से 80 ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ 20 रुपए. मतलब इन 80 लोगों के बीच में ये 20 रुपए बट रखे हैं. तो मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं.
ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है। इन 80 लोगों के बीच में आप 20 रुपयों को बांटोगे तो बहुत कम कम आएगा। वहीं अगर आप इन 20 लोगों के बीच में 80 रुपयों को बांटोगे तो इन लोगों के पास ज्यादा आएगा पर हेड। इनका जो पर कैपिटा इनकम होगा वो ज्यादा होगा एक तरीके से। तो है क्या कि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, वही दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम कमा रहे हैं, जो मुश्किल से एक वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस। अब इस अनइक्वल इनकम का क्या रीजन है, मतलब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं? इसका एक रीजन ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जमीन का। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उस बहुत ज्यादा जमीन से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो जमीन है ही नहीं, या जमीन है भी तो बहुत छोटी सी जमीन है, तो उस छोटी सी जमीन से वो बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जमीन का, उसकी वजह से इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरे रिसोर्सेस हैं, लैंड के साथ साथ हमें जो जीने के लिए दूसरे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, वो रिसोर्सेस भी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और दूसरे लोगों के पास इतने नहीं है। डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। अब हमने, ऐसा नहीं है कि गरीबी की प्रॉब्लम गवर्नमेंट को नहीं दिखी है या उसने गरीबी को हटाने के लिए कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाती है, टाइम टू टाइम चेंज करती है और कोशिश करती है कि वो पॉलिसीज के थ्रू या जो प्रोग्राम्स वगैरह उन्हें बना के गरीबी को हटा सके। बट इतनी सारी पॉलिसीज वगैरह के बावजूद भी हम एक बहुत ज्यादा अच्छा असर नहीं दिखा पाए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। मतलब ये जो गरीबी का इशू है इसको हम प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर पाए हैं। Major policy initiatives like land reforms, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. अब अभी हमने देखा कि one of the reasons of unequal income is unequal distribution of land. तो कुछ जो पॉलिसीज हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म में क्या है कि आपने सारी जितने भी लोगों की जमीन है वो लोगों में वापस से बांटी। मतलब पहले क्या था, कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी जमीन थी, कुछ लोगों के पास छोटी सी जमीन थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी जमीनों को एक साथ अपने अंदर ले लिया और फिर लोगों को वापस से जमीन बांटी। तो जब गवर्नमेंट ने वापस से जमीन बांटी तो सबको लगभग इक्वल इक्वल हिस्सा बांटा, ताकि सबके हिस्से में बराबर आए और सारे लोग सही से अपना काम चला पाए, कोई गरीब ना रहे। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो सारी स्टेट्स ने इक्वल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने लैंड रिफॉर्म किया, इस तरीके से वापस से नई तरीके से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, बट कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे लैंड रिफॉर्म सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए। Since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural poor. अब क्योंकि जमीन की कमी, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन है जो कि सब्सिस्टेंस के लिए भी बहुत मुश्किल से काम आती है। मतलब कि जिससे उतनी छोटी जमीन का टुकड़ा है कि पर्सन अपना 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से उस पर जुटा पाता है। तो ऐसे केस में जब जमीन की कमी की वजह से, कम जमीन होने की वजह से लोग गरीब रह रहे हैं, ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करती तो लोगों की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती थी। ऐसे केस में जो मिलियंस ऑफ रूरल पुअर है, मतलब गांव वाले इलाके में जो हजारों लाखों लोग गरीब हैं, उनको मदद मिल सकती थी इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से। बट हुआ क्या, ये लैंड रिफॉर्म सही से किए ही नहीं गए। Many other socio-cultural and economic factors also are responsible for poverty. अब हमने कौन कौन से फैक्टर्स बात कर लिए, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन रेट। दूसरा बात किया कि जो लैंड रिफॉर्म है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है इनकम में, बहुत ज्यादा जो लैंड है उसमें भी इनइक्वालिटी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। ये सारे रीजन हो गए गरीबी के। इसके साथ साथ और भी ऐसे सोशियो कल्चरल रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जो कि लोगों में गरीबी बढ़ाने का रोल प्ले कर रहे हैं। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे, मतलब in order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. जैसे कि हमारे देश में ना, मतलब एक तरीके से एक सिस्टम चला हुआ है कि कोई भी काम करेगा तो वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है उसमें। कोई छोटा सा भी काम करेगा तो उसको, मतलब सोसाइटी को दिखाने के लिए
सोसाइटी में अपनी इज्जत रखने के लिए पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। अब ये सोसाइटी में एक तरीके से नॉर्म बन गया है। एक पर्सन ने ज्यादा पैसा खर्च किया, दूसरे ने अगर नहीं किया तो उसको लगता है कि मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। सामने वाला सोचेगा कि मैंने तो बहुत ज्यादा इसको गिफ्ट वगैरह दिए थे, मैंने तो बहुत ज्यादा खाना वाना खिलाया था अपनी पार्टी में, इसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो ये जो चीजें है वो धीरे धीरे करके इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया इंडिया में, जिसकी वजह से कोई भी जो प्रोग्राम है उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब लोग जो है वो इस सोशल प्रेशर के चलते, जो लोग चीजों को अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, वो भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मतलब कि उन्होंने लोन वगैरह ले लिया, अपना घर गिरवी पे रख दिया, अपना लैंड जो है वो जमीन गिरवी रख दी, और फिर वो जो कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, शादी है, उसको बहुत ज्यादा पैसे से उसने करने की कोशिश की है। इस सब की वजह से क्या होता है, पर्सन और ज्यादा गरीब हो जाता है। पहले ही उसके पास पैसा नहीं था, उसने लोन लेके अपने ऊपर और ज्यादा बोझ जो है वो चढ़ा लिया। उसके पास ऐसे ही पैसा नहीं है, उसने अपनी घर जमीन गिरवी रख दी, तो उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस, ये जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं इन सबको पूरा करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। वो कैसे पैसा खर्च करते हैं मैंने आपको बता दिया, या तो वो कुछ गिरवी रख देंगे या तो वो कहीं पे लोन ले लेंगे, उससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटी जमीन है जिनके पास, ऐसे फार्मर्स जो हैं वो इतना नहीं कमा पाते कि वो एक साल में उन्होंने जितना कमाया है ना उसको वो अगले साल के लिए सेव नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास बहुत छोटी सी जमीन है, इस जमीन से उसने मान लो सिर्फ 200 रुपए कमाए, ठीक है, 200 नहीं, चलो मान लो 2000 रुपए कमाए, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये 2000 रुपए जो है वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि ये जो पर्सन है वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, अपने घर वालों का पेट भर पाए और अगले साल के लिए थोड़ा सा बचा भी ले। मतलब ये 2000 रुपए इतने पर्याप्त नहीं है। अब जब अगला साल आएगा और अगले साल उसको फिर से खेती करनी है अपनी चाहे छोटी सी जमीन पे ही, उस पर्सन को खेती करने के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। अब होगा क्या, क्योंकि पिछले जो खेती की थी उसने, उस खेती से उसे जो 2000 रुपए मिले थे वो इतने सफिशिएंट थे ही नहीं कि वो इस साल के लिए पैसा बचा पाए। अब उसके पास पैसा है ही नहीं कि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके। इसके लिए वो क्या करता है, फिर वो जाके लोन लेता है। तो स्मॉल फार्मर जो है उन्हें सीड्स, इनपुट्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है इन जैसे इनपुट्स के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो। अब होता क्या है कि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके पास मुश्किल से ही कोई सेविंग होती है, मुश्किल से ही कोई पैसा उनके पास बचा हुआ होता है, और उस वजह से क्या होता है कि उनको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, कोई भी काम के लिए उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। मान लो घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है तो उनके पास इतना ही सेविंग है ही नहीं कि वो अपने घर वाले के, अपने जो लव्ड वन है उनको दिखा सके हॉस्पिटल वगैरह में जाके, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको दिखाने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। तो जो गरीब लोग हैं उन्हें नॉर्मली अपनी जरूरतों को या जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। अनेबल टू repay बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेटनेस। अब होता क्या, वो वैसे ही गरीब है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो उन्होंने जो लोन लिया था उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको वो वापस नहीं कर पाते, रीपे नहीं कर पाते, और इस वजह से क्या होता है कि वो इनडेटनेस में फंस जाते हैं। मान लो उन्होंने किसी से 2000 रुपए लोन लिए, एक गरीब आदमी, उसने 2000 रुपए लोन लिए और अगले साल वो उस 2000 को चुकाने में असमर्थ रहा। तो इस पर्सन ने, जो ऑलरेडी गरीब है, उसने क्या किया, किसी तीसरे पर्सन से 2000 रुपए लोन ले लिए। उसने कहा कि, और इस तीसरे पर्सन से 2000 रुपए लोन लेके उसने इस पहले पर्सन को तो लौटा दिए, बट उसके सर पे तो कर्जा अभी भी 2000 का है ही। फिर जब और अगला साल आया, इसका अगला साल आया, तो ये जो दूसरा पर्सन था, मान लो ये पहला वाला ए था, ये दूसरा वाला बी था। अब जब बी पर्सन है ये भी बोलने लगा कि भाई मुझे मेरे पैसे दे, तो जो पर्सन है उसने किसी सी वाले पर्सन से, किसी तीसरे पर्सन से 2000 रुपए लोन ले लिए और इस बी वाले को चुका दिया, बट उस पर्सन के सर पे तो अभी भी 2000 का लोन है ना। तो इनडेटनेस में पर्सन जो है वो फंस जाता है। सो हाई लेवल ऑफ इनडेटनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो जो बहुत बड़े लेवल पे जो इनडेटनेस होती है, बंदा कर्ज में डूबा हुआ होता है, ये दोनों ही कॉज भी है और अफेक्ट भी है। मतलब कि इनडेटनेस जो है वो कारण भी है गरीबी का, कि भाई क्योंकि इनडेटनेस है, क्योंकि पर्सन कर्ज में है इसलिए वो गरीब है। साथ ही साथ जो
इनडेटनेस है, जो कर्ज है वो अफेक्ट भी है कि पर्सन गरीब है इसीलिए वो कर्ज में है। आई होप कि आपको कॉज एंड इफेक्ट समझ आ रहा हो। कॉज मतलब क्योंकि वो पर्सन कर्ज में है इसीलिए वो गरीब है, ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है अफेक्ट का, वो पर्सन गरीब है इसलिए वो कर्ज में है। तो जो कर्ज है वो दोनों ही कॉज भी है, मतलब वो कारण भी है और रिजल्ट भी है पॉवर्टी का। तो इसमें हमने कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए, कुछ कॉजेस जो हैं पॉवर्टी के डिस्कस किए कि पॉवर्टी मोटे मोटे तौर पे क्यों आती है और हमारे देश में पॉवर्टी क्यों आई। सो आई होप कि ये सारे जो फैक्टर्स है वो आपको क्लियर हों।